तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ओरियन एंड द डार्क नाम की इस मूवी के बारे में, जो कि 2024 में हमें देखने को मिली थी। इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर उतारा गया था। इसकी रेटिंग की बात की जाए तो एमबी रेटिंग 6.4 की है। साथ ही साथ रेड टमाटोज़ की रेटिंग की बात की जाए तो 90% किसकी रेड टमाटोज़ की रेटिंग है। लोगों द्वारा इसे बड़ा पसंद किया जा रहा है। अभी ये एक तरह से 2 और ट्रेंडिंग पर चल रही है गूगल पर। तो इसी के बारे में आपको आज सारी कुछ जानकारी देने वाले हैं। इसकी स्टोरी, प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग के बारे में एक्सप्लेनेशन सभी कुछ आपको बताया गया। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को नहीं है, एक तरह से चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा कंटेंट हम हमारे चैनल पर आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। अब आगे इसके बारे में थोड़ी और जानकारी है, यानी कि स्टार्टिंग करते हैं और भी कई जानकारी है वो मैं आपको बताता हूँ। ओरियन एंड द डार्क एक 2024 अमेरिकी एनिमेटेड फैंटेसी एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जो ड्रीमवर्क्स एनिमेशन द्वारा निर्मित, मिक्रोस एनिमेशन द्वारा एनिमेटेड और नेटफ्लिक्स द्वारा वितरित है। इसका निर्देशन सीन चामत्स ने किया था, उनकी फीचर निर्देशन की पहली फिल्म में, और चार्ली कॉफमैन द्वारा लिखित एम्मा यार्लेट की इसी नाम की 2014 की बच्चों की किताब पर आधारित है। फिल्म में जेकब ट्रेमेबले, पॉल वाल्टर हाउजर, कोलिन हैंक्स, मिया अकमी ब्राउन, इके बारिनहोल्ट्स, नैट फैक्सन, गोल्डा रोशुवेल, नतासिया डैमेट, रियो, अपर्णा नानचेरला, काला गुजिनो, मैट डेलापिना और एंजेला बेसेट की आवाजें हैं। रॉबर्ट लिडेकर और केविन लेक्स ने फिल्म का संगीत स्कोर तैयार किया। ओरियन एंड द डार्क का प्रीमियर 27 जनवरी 2024 को लॉस एंजल्स के TUDUM थिएटर में हुआ और 2 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया। फिल्म को इसकी पटकथा, एनिमेशन, थीम और प्रदर्शन के लिए प्रशंसा के साथ आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली है। कथानक: ओरियन 11 साल का एक गंभीर रूप से चिंतित युवा स्कूली छात्र है जिसके पास तर्कहीन भय की एक अंतहीन सूची है। वो अपने डर को अपनी डायरी में लिखता है और आगामी तारामंडल क्षेत्र यात्रा में अपने स्कूल क्रश सैली द्वारा अस्वीकार किए जाने से घबराया हुआ है। एक रात अचानक ब्लैकआउट के बाद ओरियन का उसके शयन कक्ष में डार्क, जो उसके सबसे बुरे डर का प्रतीक था, ने स्वागत किया। ओरियन की उसके बारे में लगातार शिकायतों से तंग आकर डार्क ने ओरियन को रात के समय के लाभ और चमत्कार दिखाकर उसके डर को दूर करने में मदद करने के लिए एक यात्रा पर ले जाने की पेशकश की। अपनी यात्रा के दौरान डार्क ने ओरियन को साथी रात्रि संस्थाओं, नींद, अनिद्रा, शांत, अस्पष्ट शोर और मीठे सपनों से परिचित कराया। डार्क ने उन्हें ओरियन को अपना काम देखने देने के लिए मना लिया, जिससे वे अनिच्छा से सहमत हो गए। जैसे ही वे यात्रा करते हैं, डार्क ओरियन को दिखाता है कि कैसे शांति आसपास की आवाज़ों को हटा देती है, नींद लोगों को नींद के लिए प्रेरित करती है, अनिद्रा चिंता पैदा करती है और कुछ लोगों को जगाती है, अस्पष्टीकृत शोर घरों के बाहर विभिन्न शोर करता है, और मीठे सपने अद्भुत सपने उत्पन्न न करते हैं। प्रारंभ में ओरियन का चिंतित व्यवहार रात की संस्थाओं के काम में हस्तक्षेप करता है, लेकिन जैसे जैसे ओरियन गर्म होता है और अंततः डार्क से दोस्ती करता है, वो रात की संस्थाओं को उनके कार्यों में मदद करता है। इसके अतिरिक्त ओरियन का संक्षिप्त सामना लाइट, डार्क के शत्रु से होता है, जो सुबह में दिन का उजाला लाता है जबकि डार्क शाम को रात का समय लाता है। अपनी यात्रा को जारी रखते हुए ओरियन अनजाने में टिप्पणी करता है कि कैसे प्रकाश अंधेरे से बेहतर लगता है, क्योंकि प्रकाश उसे सुरक्षित और गर्म महसूस कराता है। निराश होकर अन्य संस्थाएं दिन के दौरान काम करने के बदले में अपनी रात की ड्यूटी छोड़ देती हैं। अपने परित्याग से क्रोधित और दुखी होकर डार्क एक पर्वत की चोटी पर रुक जाता है। दोषी ओरियन डार्क से विनती करता है कि वो लाइट के गुजरने और उसे विघटित करने से पहले आगे बढ़ जाए, लेकिन डार्क स्थिर रहता है और जैसे ही लाइट उसके पास से गुजरती है, ओरियन को छोड़ कर गायब हो जाता है। अब अकेला ओरियन पहाड़ की चोटी पर बैठा है। उसे एहसास होता है कि यह एक उड़ने वाले कछुए की पीठ है, जो अपने कार्यों से शर्मिंदा है। कहानी समाप्त होने के साथ ये पता चला कि एक वयस्क ओरियन अपनी युवा बेटी हाइप्टिया को उसके डर से मदद करने के लिए कहानी सुना रहा था। जैसे ही वे शहर से तारामंडल की ओर चलते हैं, हाइप्टिया अपने अंत से हैरान हो जाता है और एक अलग कहानी सुझाता है। जैसे ही वो कहानी संभालती है, ओरियन, जो अब समुद्र तट पर अकेला है, उसकी मुलाकात हाइप्टिया से होती है, जो उसकी मदद करने का वादा करती है। वह अब तक की कहानी के आधार पर लिखी गई एक कविता का पाठ करती है और रात की संस्थाएं लौट आती हैं, जो दुनिया के प्राकृतिक संतुलन को बन
ए रखने के लिए रात के समय के बिना अंतहीन दिन के उजाले द्वारा लाए गई अराजकता को देखती है। डार्क को ओरियन के सबसे बुरे डर के शाब्दिक अवतार के रूप में याद करते हुए उन्हें एहसास होता है कि ओरियन को उसे वापस लाने के लिए सोने और डार्क के बारे में सपने देखने की जरूरत है। स्वीट ड्रीम्स की मदद से दोनों बच्चे ओरियन के अवचेतन में प्रवेश करते हैं और ओरियन के शयनकक्ष में पहली बार मिले समय की स्मृति से डार्क को सफलतापूर्वक बुलाते हैं, लेकिन पुनर्मिलन तब छोटा हो जाता है जब उसकी कोठरी का दरवाजा खुलता है और एक ब्लैक होल का पता चलता है जो डार्क को खींचने की कोशिश करता है। अंत में अपने डर से छुटकारा पाना सीखते हुए ओरियन डार्क को बचाने के लिए कूदता है, जबकि क्वाइट उसे सपने से बाहर निकलने के लिए सही समय पर धीरे से जगाता है। अंधेरा फिर से प्रकट होता है, दुनिया की प्राकृतिक व्यवस्था को बहाल करता है और बच्चों को विदाई देने से पहले ओरियन के घर लौटाता है। डार्क के जाने के बाद हाइप्टिया अब अपने अतीत में 20 साल तक फंसी हुई है और उसके पास घर लौटने का कोई रास्ता नहीं है। हालांकि कहानी तब सुलझ गई जब टाइको नाम का एक युवा लड़का हाइप्टिया को वापस लाने के लिए टाइम मशीन में आता है। कहानी फिर से समाप्त होती है और यह पता चलता है कि एक वयस्क हाइप्टिया अपने बेटे टाइको को कहानी सुना रही है। कहानी खत्म करते हुए हाइप्टिया अपने पिता और माँ, जो अब बहुत बड़े हो चुके ओरियन और सैली हैं, को शुभरात्रि कहने के लिए बाहर जाती है। जैसे ही दृश्य की शुरुआत युवा ओरियन और सैली के साथ होती है जो तारामंडल क्षेत्र की यात्रा पर सितारों को देख रहे होते हैं। वॉइस कास्ट: ओरियन के रूप में जेकब ट्रामेबले, कॉलिन हैंक्स वयस्क ओरियन के रूप में, डार्क के रूप में पॉल वाल्टर हाउज़र, स्वीट ड्रीम्स के रूप में एंजेला बेसेट, लाइट के रूप में इके बरिनहोल्ट्स, नींद के रूप में नत्तासिया डेमेट्रियो, अस्पष्टीकृत शोर डेबी के रूप में गोल्डा रोशुवल, अनिद्रा के रूप में नेट फैक्सन, शांत के रूप में अपर्णा नांचेरला, ओरियन की मां के रूप में काला गुजिनो, डोम मैंडलसन ओरियन के पिता के रूप में मैट डेलापिना, मिया अकमी ब्राउन हाइप्टिया के रूप में, वयस्क हाइप्टिया के रूप में शैनन चान कैंट, सैली के रूप में शिनो नाकामिची, वयस्क सैली के रूप में रेन हनामी, रिची पनिची के रूप में जैक फिशर, टाइको के रूप में निक किशियामा, कथावाचक के रूप में वनर हर्जोग। उत्पादन: 12 जून 2023 को ये घोषणा की गई थी कि नेटफ्लिक्स और ड्रीमवर्क्स एनिमेशन ने फिल्म पर सहयोग किया है, जिसे चार्ली कॉफमैन ने लिखा था, और उसी दिन वार्षिक एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फिल्म फेस्टिवल में कई खंडों की शुरुआत की। जेकब ट्रामेबले, पॉल वाल्टर हॉसर और वनर हर्जोग को वॉइस कास्ट के हिस्से के रूप में घोषित किया गया था। इसके अतिरिक्त लॉर्ड टेलर, जिन्होंने स्पाइज इन डिस्गाइज और निमोना पर काम किया, ने ब्रेंडन सॉयर के साथ फिल्म के लिए अतिरिक्त पटकथा सामग्री प्रदान की, जिससे ये ट्रॉल्स बैंड टुगेदर के बाद टेलर द्वारा ड्रीमवर्क्स के लिए काम की गई दूसरी फिल्म बन गई। 2 जनवरी 2024 में अतिरिक्त वॉइस कास्ट की घोषणा की गई, जिसमें इके बरिनहोल्ट्स, एंजेला बेसेट, कॉलिन हैंक्स और काला गुजिनो शामिल थे। 3 एनिमेशन: मिक्रोस एनिमेशन, जिन्होंने पहले कैप्टन अंडरपैंट्स द फर्स्ट एपिक मूवी पर ड्रीमवर्क्स एनिमेशन के साथ काम किया था, ने अपनी पेरिस और बेंगलोर सुविधाओं में फिल्म का एनिमेशन प्रदान किया था। 4 संगीत: केविन लैक्स और रॉबर्ट लिडेकर, जिन्होंने पहले कुंग फू पांडा द ड्रैगन नाइट पर काम किया था, ने स्कोर तैयार किया। 5 रिलीज: ये फिल्म 2 फरवरी 2024 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। 6 स्वागत: समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 74 आलोचकों में से 91% समीक्षाएं सकारात्मक हैं, जिनकी औसत रेटिंग 7.1/10 है। वेबसाइट की सर्वसम्मति में लिखा है, एक असामान्य रूप से महत्वाकांक्षी एनिमेटेड फिल्म ओरियन एंड द डार्क को चार्ली कॉफमैन की पटकथा से लाभ मिलता है जो अस्तित्व संबंधी विचारों के साथ उलझने से डरती नहीं है। 7 मेटाक्रिटिक, जो एक भारित औसत का उपयोग करता है, ने 23 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 72 का स्कोर दिया, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। 8 संदर्भ: जेकब ट्रामेबले, TRMBLA, TROMBLE, जन्म 5 अक्टूबर 2006, एक कनाडाई अभिनेता हैं। वो विभिन्न प्रशंसाओं के प्राप्तकर्ता हैं, जिनमें एक कैनेडियन स्क्रीन अवार्ड, एक क्रिटिक्स चॉइस मूवी अवार्ड और एक SAG अवार्ड और 3 सैटर्न अवार्ड्स के लिए नामांकन शामिल हैं। ट्रामेबले ने रूम 2015 में जैक न्यूसम के रूप में अभिनय किया, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ युवा कलाकार के लिए क्रिटिक्स चॉइस मूवी अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए कनाडाई स्क्रीन अवार्ड जीता
और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड के लिए सबसे कम उम्र के नामांकित व्यक्ति बन गए। सहायक भूमिका में पुरुष अभिनेता। बाद में उन्होंने नाटक वंडर 2017 में ट्रेचर कोलिन्स सिंड्रोम से पीड़ित एक बच्चे ऑगस्ट पुलमैन की भूमिका निभाई। फिल्म गुड बॉयज 2019 में मैक्स डॉक्टर स्लीप 2019 में एक कैमियो भूमिका जो द शाइनिंग की अगली कड़ी थी, और हार्ले क्विन 2019 में डेमियन वेन रॉबिन पिक्सर फिल्म लुका 2021 के शीर्षक चरित्र और डिज्नी की द लिटिल मरमेड के 2023 लाइव एक्शन रीमेक में फ्लाउंडर के रूप में आवाज की भूमिकाएं निभाईं। प्रारंभिक जीवन। ट्रेमेब्ले का जन्म 5 अक्टूबर 2006 को वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया में हुआ था। 2-3 उनके पिता एक पुलिस जासूस हैं और उनकी मां एक गृहिणी हैं। ट्रेमेब्ले की बड़ी बहन एम्मा और छोटी बहन एरिका भी अभिनेता हैं। 4. करियर। ट्रेमेब्ले ने टेलीविजन भूमिकाओं में अभिनय करना शुरू किया। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 2013 में रिलीज हुई द स्मर्फ्स 2-5 से की। 6. ट्रेमेब्ले ने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित ड्रामा फिल्म रूम में ब्री लार्सन के साथ सह अभिनीत जैक न्यूसन की भूमिका निभाई। 7. लेनी अब्रामसन द्वारा निर्देशित फिल्म का प्रीमियर 4 सितंबर 2015 को टेलुराइड फिल्म फेस्टिवल में हुआ और 16 अक्टूबर 2015 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। 8. उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें 2015 के स्क्रीन एक्टर्स के लिए नामांकित किया गया था। सहायक भूमिका में एक पुरुष अभिनेता द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गिल्ड पुरस्कार, उस पुरस्कार के लिए नामांकित सबसे कम उम्र का अभिनेता और सभी श्रा जियो में दूसरा सबसे कम उम्र का अभिनेता बन गया। प्रशस्ति पत्र आवश्यक। 2016 में ट्रेमेब्ले ने कॉमेडी फिल्म डोनाल्ड ट्रंप की द आर्ट ऑफ द डील द मूवी में सहायक भूमिका निभाई और फॉक्स की पोस्ट एपोकैलिप्टिक कॉमेडी श्रृंखला द लास्ट मैन ऑन अर्थ में मुख्य पात्र फिल मिलर के युवा संस्करण के रूप में अतिथि भूमिका निभाई। 9 उसी वर्ष उन्होंने केट बोसवर्थ और थॉमस जेन के साथ हॉरर फिल्म बिफोर आई वेक में अभिनय किया। 10 और नाओमी वॉट्स के साथ मनोवैज्ञानिक थ्रिलर शट इन में सहायक भूमिका निभाई और ओलिवर प्लैट के सह कलाकार थे। 11 और फैरन ब्लैकबर्न द्वारा निर्देशित। 12 उन्होंने वेरा फॉर्मिगा और मार्टिन सोकस के साथ अभिनीत साहसिक कॉमेडी ड्रामा बर्न योर मैप्स में वेस फर्थ की भूमिका भी निभाई। 13. 2017 में ट्रेमेब्ले ने निर्देशक कॉलिन ट्रिवो की ड्रामा फिल्म द बुक ऑफ हेनरी में पीटर कारपेंटर की भूमिका निभाई, जिसमें नाओमी वॉट्स और मैडी जिगलर सह कलाकार थे। 14 उन्होंने आरजे पलासियो के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित वंडर में ट्रेचर कोलिन्स सिंड्रोम से पीड़ित एक बच्चे ऑगस्ट पुलमैन की भूमिका भी निभाई। बाद वाली फिल्म उनकी सबसे सफल फिल्म साबित हुई, जिसने $20 मिलियन के बजट के मुकाबले $285 मिलियन से अधिक की कमाई की। 1516-2019 में ट्रेमेब्ले ने ब्रैडी नून और कीथ हेल विलियम्स के साथ सह अभिनय द आर-रेटेड कॉमेडी गुड बॉयज में अभिनय करके अपनी कॉमेडी की शुरुआत की। गुड बॉयज ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में $21 मिलियन कमाए, जो द बॉस के बाद पहली आर-रेटेड कॉमेडी बन गई, जो अप्रैल 2016 में रिलीज हुई थी, जो बॉक्स ऑफिस पर पहले स्थान पर रही। द शाइनिंग की 2019 की अगली कड़ी डॉक्टर स्लीप में ट्रेमेब्ले ने अपने कैमियो प्रदर्शन से अपने साथी कलाकारों को रुला दिया। 17 एक अपहृत लड़के के रूप में जिसे एक दृश्य में मौत के घाट उतार दिया जाता है, जिसके बारे में निर्देशक माइक फ्लानेगन को शुरू में डर था कि इसे इसमें शामिल करना बहुत दर्दनाक होगा। अंतिम रूप। 18 प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए फ्लानेगन ने कहा, मैंने अपने पूरे जीवन में जिनके साथ काम किया है उनमें से वो सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में से एक हैं। 19 जुलाई 2019 में ये घोषणा की गई थी कि वह रॉब मार्शल द्वारा निर्देशित डिज्नी की द लिटिल मरमेड के लाइव एक्शन रूपांतरण में फ्लाउंडर को आवाज देंगे। 2021 ट्रेमेब्ले ने डीसी यूनिवर्स वयस्क एनिमेशन श्रृंखला हार्ले क्विन में रॉबिन को आवाज दी है। 22-16 अक्टूबर 2020 को उन्हें रिकॉर्ड निर्माता बेनी ब्लैंको के साथ जस्टिन बीबर के ट्रैक लोनली के वीडियो में दिखाया गया था। 23 ट्रेमेब्ले ने पिक्सर फिल्म लुका में मुख्य किरदार की आवाज दी थी। व्यक्तिगत जीवन। ट्रेमेब्ले अपने परिवार के साथ ब्रिटिश कोलंबिया के लैंगली में रहते हैं। 24 स्टार वार्स फ्रेंचाइजी के प्रशंसक, उन्होंने अपने कुत्ते का नाम डेजी रिडले के चरित्र रे के नाम पर रखा। 2588वें अकादमी पुरस्कार समारोह में पात्रों C3PO, R2D2 और BB8 की उपस्थिति पर उनके उत्साह को शाम का मुख्य आकर्षण माना गया। 262728 पॉल वाल्टर हाउजर, जन्म 15 अक्टूबर 1986,
एक अमेरिकी अभिनेता और संगीतकार हैं। उन्होंने फिल्मों आई टोन्या 2017, ब्लैक लंचमैन 2018, लेट नाइट 2019, द 5 ब्लड्स 202, जीरो और क्रूएला 2021 में सहायक भूमिकाएं निभाईं। 2019 में हॉसर ने क्लिंट ईस्टवुड की ड्रामा फिल्म रिचर्ड ज्वेल में शीर्षक चरित्र के रूप में अपना ब्रेकआउट प्रदर्शन किया। हॉसर ने 2022 की लघु श्रृंखला ब्लैक बर्ड में हत्यारे लैरी हॉल के रूप में अभिनय किया, जिसके लिए उन्होंने गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और प्राइम टाइम एमी पुरस्कार जीता। जीवन और करियर। हॉसर का जन्म ग्रैंड रैपिड्स, मिशिगन में हुआ था और उनका पालन पोषण सागिनो, मिशिगन में हुआ था। उनके माता पिता डेबोरा और रेव पॉल हॉसर एक लूथन मंत्री हैं। 1-2 उन्होंने वैली लूथन हाई स्कूल में पढ़ाई की, जो सागिनो में एक निजी संकीर्ण स्कूल था। 2. अभिनय। हॉसर ने 2017 की फिल्म आई में शॉन अकहार्ट, 2010 की फिल्म वर्जीनिया में डेल और टेलीविजन श्रृंखला किंगडम में कीथ की भूमिका निभाई। हॉसर को शुरुआत में उनके अभिनय करियर की शुरुआत के लिए वर्जीनिया के लिए एक अतिरिक्त कलाकार के रूप में चुना गया था और उन्होंने मिल्क 2008 के लिए 2009 में सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार जीतने के बाद अपने भाषण के लिए निर्देशक डस्टिन लांस ब्लैक की सराहना की। इसके चलते ब्लैक ने उन्हें फिल्म में एक बड़ी भूमिका के लिए लिख दिया। 3. अमेज़न वेब श्रृंखला बेटास में उनकी आवर्ती भूमिका देशवन की थी और 2018 में सुपर ट्रूपर्स 2 में लोनी लालोश और ब्लैक लंचमैन में इवानहो के रूप में दिखाई दिए। 4-5 वो टेलीविजन श्रृंखला अनब्रेकेबल किम्मी शमिट, द नाइट शिफ्ट, सुपरस्टोर, की एंड पील, इट्स ऑलवेज सनी इन फिलाडेल्फिया, कम्युनिटी, ब्लंट टॉक, बुपकिस और कोबरा काई में अतिथि कलाकार के रूप में भी दिखाई दिए हैं। 2019 में उन्होंने क्लिंट ईस्टवुड की रिचर्ड ज्वेल में अभिनय किया, जिसमें शीर्षक भूमिका निभाई। रिचर्ड ज्वेल वास्तविक जीवन सुरक्षा गार्ड, जिसने सेंटेनियल ओलंपिक पार्क बमबारी में बम देखा था। 2020 में उन्होंने सोमबर्ड में अभिनय किया, जो कि कोविड-19 महामारी पर आधारित फिल्म थी। 2021 में हॉसर ने क्राइम कॉमेडी ड्रामा क्रूएला में होरिस बदुन की भूमिका निभाई, जो 101 डाल्मेटियंस का एक डिज्नी लाइव एक्शन प्रीक्वल स्पिन ऑफ था। 7. हॉसर ने कोबरा काई में रेमंड पोर्टर की भूमिका भी निभाई है, जो अपने उपनाम स्टिंगरे से बेहतर जाना जाता है। वो सीजन 2 में एक आवर्ती किरदार निभाता है और सीजन 4 और 5 में एक प्रमुख एंटी हीरो की भूमिका निभाता है। 8. हालांकि अपने हास्य अभिनय के लिए जाने जाने वाले हॉसर को 2022 एप्पल टीवी जोड़ ट्रू क्राइम मिनिसीरीज ब्लैक बर्ड में सीरियल किलर लैरी हॉल के अपने चित्रण के लिए व्यापक मान्यता और आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, जो जेम्स कीन के संस्मरण इन विद द डेविल से अनुकूलित है। समीक्षक निक शेगर ने हॉसर के प्रदर्शन के बारे में लिखा, उन्मत्त खलनायकों के समुद्र में भी उनका लैरी हॉल एक विशिष्ट रूप से चालाक पागल व्यक्ति के रूप में खड़ा है, इतना अप्रत्याशित और परेशान करने वाला कि सर्वथा अविस्मरणीय है। 9. संगीत। 2022 में हॉसर ने सिग्नेट रिंगर उपनाम के तहत एक रैपर के रूप में शुरुआत की। उन्होंने अपना पहला विस्तारित नाटक मर्डर फॉर हायर 8 जुलाई 2022 को जारी किया। व्यक्तिगत जीवन। उन्होंने 23 जुलाई 2020 को लॉस एंजल्स में एमी एलिजाबेथ बोलेंड से शादी की। हॉसर और बोलेंड का एक बेटा हैरिस बोलेंड हॉसर है, जिसका जन्म 21 अप्रैल 2021 को थॉम्सविले, जॉर्जिया में हुआ था। 11 उनका बेटा अपनी पहली फिल्म बैंडिट में था, जब वो सिर्फ 5 सप्ताह का था। 11 जनवरी 2023 को अपने गोल्डन ग्लोब स्वीकृति भाषण के दौरान उन्होंने घोषणा की कि वो और उनकी पत्नी अपने दूसरे बेटे की उम्मीद कर रहे थे। उनके बेटे जोना मैवरिक हॉसर का जन्म 1 अप्रैल 2023 को लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया के सीडर सिनाई में हुआ था। हाउजर एक ईसाई हैं। 3/12 उन्हें और उनकी पत्नी एमी को ऑनलाइन ईसाई मल्टीमीडिया आंदोलन आई एम सेकंड के लिए एक वीडियो श्रृंखला में दिखाया गया था। 12. जन्म 24 नवंबर 1977, वन एक अमेरिकी अभिनेता हैं। उन्होंने ऑरेंज काउंटी, किंग कांग, द हाउस बनी, द ग्रेट बक हॉवर्ड और जुमांजी फिल्म श्रृंखला सहित फिल्मों में अभिनय किया है। उनके टेलीविजन क्रेडिट में रोसवेल, बैंड ऑफ ब्रदर्स, मैड मैन, डेक्स्टर, फॉगो, द गुड गाइज, लाइफ इन पीसेस, महाभियोग, अमेरिकन क्राइम स्टोरी, द ऑफर और ए फ्रेंड ऑफ द फैमिली शामिल हैं। हैंक्स ने वेब श्रृंखला टॉकिंग टॉम एंड फ्रेंड्स में शीर्षक चरित्र टॉकिंग टॉम की आवाज भी प्रदान की। वह अभिनेता टॉम हैंक्स के सबसे बड़
बेटे हैं। प्रारंभिक जीवन। हैंक्स का जन्म कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो में हुआ था। दो अभिनेता टॉम हैंक्स और निर्माता और अभिनेत्री सामंथा लुइस, जन्म सुसान जैन डिलिंघम के यहाँ। 3 उनकी एक बहन है, एलिजाबेथ, और उनके पिता की सौतेली माँ, अभिनेत्री रीटा विल्सन से शादी के कारण उनके 2 छोटे सौतेले भाई हैं, चेस्टर चेत और ट्रूमैन। लोयोला मैरीमाउंट विश्वविद्यालय में स्थानांतरित होने से पहले हैंक्स ने सैक्रामेंटो कंट्री डे स्कूल और फिर चैपमैन विश्वविद्यालय में पढ़ाई की। वो बिना डिग्री हासिल किए चले गए। 4. करियर। हैंक्स 2005 में वेलिंगटन, न्यूजीलैंड में पीटर जैक्सन के किंग कांग के प्रीमियर पर। 1999 में हैंक्स को साइंस फिक्शन श्रृंखला रोसवेल में एलेक्स विटमैन के रूप में चुना गया, जहां वो पहले 2 सीजन, तीसरे में एक संक्षिप्त उपस्थिति के लिए दिखाई दिए। उस दौरान उन्होंने शेन वेस्ट के साथ टीन कॉमेडीज वाटर इट टैक्स और बेन फोस्टर के साथ गेट ओवर इट में अभिनय किया। हैंक्स ने द ओसी के एक एपिसोड में भी उपस्थिति दर्ज कराई। वो HBO मिनी सीरीज बैंड ऑफ ब्रदर्स के भाग 8 में लेफ्टिनेंट हैंक जोन्स के रूप में दिखाई दिए। 2002 में उन्होंने जैक ब्लैक और शुएलर फिस्क के साथ ऑरेंज काउंटी में न ब्रूमडर के रूप में अपनी पहली फिल्म में अभिनय किया। कॉमेडी में हैंक्स का किरदार स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिल होने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका मार्गदर्शन परामर्शदाता गलती से गलत प्रतिलेख भेज देता है। 2005 में वो किंग कांग के रीमेक में जैक ब्लैक के चरित्र के सहायक की भूमिका निभाते हुए दिखाई दिए। 2006 में हैंक्स ने द पिक ऑफ डेस्टिनी में ब्लैक के टेनियस डी में एक कैमियो भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने एक शराबी बिरादरी के भाई की भूमिका निभाई। उन्होंने 2008 में रोमांटिक कॉमेडी द हाउस बन्नी। चार्ल्स स्टुअर्ट कॉफमैन, KFMEN, जन्म 19 नवंबर 1958, एक अमेरिकी पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक और उपन्यासकार हैं। उन्होंने बीइंग जॉन मैल्कोविच, 1999, एडेप्टेशन, 2002, और इटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड, 2004 फिल्में लिखी। उन्होंने सिनेकोचे, न्यूयॉर्क, 2008, एनोमालिसा, 2015, और आई एम थिंकिंग ऑफ एंडिंग थिंग्स, 2020 फिल्में लिखी और निर्देशित की। 2020 में कॉफमैन ने अपना पहला उपन्यास एंटकाइंड जारी किया। अपने युग के सबसे प्रसिद्ध पटकथा लेखकों में से एक, 1, 2, 3, 4 कॉफमैन को 1 अकादमी पुरस्कार, 3 बाफ्टा पुरस्कार, 2 इंडिपेंडेंट स्पिरिट पुरस्कार और 1 राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका पुरस्कार मिला है। फिल्म समीक्षक रोजर एबर्ट ने 2009 में सिनेकोचे, न्यूयॉर्क को दशक की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कहा। 5 कॉफमैन की 3 स्क्रिप्ट राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका की अब तक लिखी गई 101 महानतम फिल्म पटकथाओं की सूची में शामिल हैं। 6. प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। कॉफमैन का जन्म न्यूयॉर्क शहर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। 7-8-9-10-19 नवंबर 1958 को वो हेलेन और मारोन कॉफमैन के पुत्र थे। 11 वेस्ट हार्टफोर्ड, कनेक्टिकट में जाने से पहले वो मैसापेक्वा, न्यूयॉर्क में पले बढ़े, जहां उन्होंने हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 12 अविश्वसनीय स्रोत। हाई स्कूल में कॉफमैन ड्रामा क्लब में थे। अपने वरिष्ठ वर्ष के दौरान प्ले इट अगेन, सैम के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने से पहले उन्होंने कई प्रस्तुतियों में प्रदर्शन किया। 12 हाई स्कूल स्नातक होने के बाद कॉफमैन ने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में स्थानांतरित होने से पहले बोस्टन विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहां उन्होंने फिल्म का अध्ययन किया। NYU में भाग लेने के दौरान कॉफमैन की मुलाकात पॉल प्रोच से हुई, जिनके साथ उन्होंने कई अप्रकाशित स्क्रिप्ट और नाटक लिखे। 12 करियर। प्रारंभिक हास्य कार्य 1983-1997। 1983 और 1984 के बीच कॉफमैन और प्रोच ने नेशनल लैम्पून के लिए हास्य लेख और स्पूफ लिखे। उनके काम में कट वोंगुट और एक्स-मैन की पैरोडी शामिल थीं। 13 कॉफमैन और प्रोच ने अपनी पटकथा तैयार करने की कोशिश की और उन्हें फिल्म उद्योग में कई लोगों को भेजा। दोनों को अब तक मिली एकमात्र प्रतिक्रिया उनकी पटकथा प्योरली कोइंसिडेंटल के बारे में एलन आर्किन का एक सहायक पत्र था। 14 एक प्रतिभा एजेंट खोजने की उम्मीद में उन्होंने मैरिड विद चिल्ड्रन, न्यूहार्ट, इट्स गैरी शैनलिंग शो और द सिम्पसन्स जैसी टेलीविजन श्रृंखलाओं पर आधारित विशिष्ट स्क्रिप्ट का एक पोर्टफोलियो लिखा। अपने लेखन करियर को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अपना और अपनी पत्नी डेनिस का भरण पोषण करने के लिए ग्राहक सेवा में छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया। 1980 के दशक के उत्तरार्ध के दौरान कॉफमैन मिनियापोलिस में रहते थे और स्टार ट्रिब्यून में लापता समाचार पत्रों के बारे में कॉल का उत्तर देते थे। 12
1991 में कॉफमैन की विशिष्ट स्क्रिप्ट में से एक ने अंततः ध्यान आकर्षित किया और उन्हें एक प्रतिभा एजेंट प्राप्त हुआ। एजेंट ने अधिक नौकरी की संभावनाओं की तलाश में कॉफमैन को मिनियापोलिस से लॉस एंजल्स जाने का सुझाव दिया। वो विभिन्न टेलीविजन लेखन नौकरियों के लिए साक्षात्कार देने के लिए 2 महीने के लिए अकेले लॉस एंजल्स चले गए। उन्हें मिला एकमात्र प्रस्ताव कॉमेडी सेंट्रल सीरीज एक्सेस अमेरिका था, जिसे अभिनेता फ्रेड विलार्ड ने होस्ट किया था, जिसे संयोग से मिनियापोलिस में फिल्माया जा रहा था। फमैन नौकरी स्वीकार करने और मिनियापोलिस वापस जाने के लिए तैयार थे, जब तक कि डेविड मिर्किन ने उन्हें अपने और क्रिस इलियट के सिटकॉम गेट ए लाइफ के दूसरे सीजन के लिए लिखने की पेशकश नहीं की, जिसमें इलियट ने अभिनय किया था। उन्होंने 1992 में इसके रद्द होने से पहले गेट ए लाइफ के 2 एपिसोड लिखे थे। सबसे पहले कॉफमैन को लेखन स्टाफ पर काम करने का अनुभव घबराहट भरा लगा और उन्होंने पहले कुछ हफ्तों तक लेखक के कमरे में बात नहीं की। अपने काम को स्टाफ के अन्य सदस्यों द्वारा अच्छी तरह से स्वीकार किए जाने के बाद कॉफमैन ने अपनी शर्मिंदगी पर काबू पा लिया और दूसरों को अपना काम दिखाने के लिए अधिक सक्षम हो गए। 15 गेट ए लाइफ के रद्द होने के बाद कॉफमैन ने सीनफील्ड, द लैरी सैंडर्स शो, द सिम्पसन्स और मिस्टर शो जैसी श्रृंखलाओं में काम पाने की कोशिश की, लेकिन उनमें से किसी ने भी उन्हें काम पर नहीं रखा। उन्होंने अन्य हास्य श्रृंखलाओं पर काम करना जारी रखा, फॉक्स का स्केच कॉमेडी शो द एज, द ट्रबल विद लैरी एंड नेड एंड स्टेसी, जिनमें से अंतिम का उन्होंने निर्माण भी किया। इस अवधि में उन्होंने जिस सबसे उल्लेखनीय श्रृंखला पर काम किया वो द डाना कार्वे शो थी, जिसमें लुई सीके, रॉबर्ट स्मिगल, ग्रेग डैनियल, स्टर फन कोलबर्ट और स्टीव कैरल जैसे लेखक और कलाकार शामिल थे। इन सभी श्रृंखलाओं में कॉफमैन को अपने अपरंपरागत लेखन और अपने शांत स्वभाव के कारण अपनी सामग्री को मिलावटी होने से बचाने या बिल्कुल भी उत्पादित न करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। 15 कॉफमैन ने अपनी स्वयं की कुछ पायलट स्क्रिप्ट भी लिखी, लेकिन उनमें से कोई भी निर्मित नहीं हुई। 12-16 इनमें डिज्नी, डिप्रेस्ड रूमीज और रैम्बलिंग पैंट्स के लिए 2 पायलट शामिल थे। पहला अत्यथार्थवादी बड़ी सिटकॉम पर आधारित था और बाद वाला पैंट्स नाम के एक समय यात्रा करने वाले कवि के कारनामों पर केंद्रित था, और एक पायलट HBO इन लिम्बो, रोमांटिक फिल्मों की सामान्य शैली से रहित एक रोमांटिक रिश्ते पर एक स्वाभाविक नज़र। 15 बीइंग जॉन मैल्कोविच के रिलीज होने से पहले उन्हें उन फिल्म परियोजना के लिए पिच करने और स्क्रिप्ट लिखने के लिए काम पर रखा गया था जो कभी निर्मित नहीं हुई थी। इन अप्रकाशित परियोजनाओं में फिलिप के डिक के उपन्यास ए स्कैनर डार्कली के रूपांतरण के लिए एक स्क्रिप्ट, डॉन रिकल्स और रॉडनी डेंजरफील्ड के लिए एक स्टार वाहन के लिए एक पिच शामिल थी, जिसमें वे एक धोबीदार, जानलेवा कॉमेडी जोड़ी, एक विचार कॉफमैन की भूमिका निभाएंगे। एंडकाइंड में उपयोग किया जाता है, और टीवी श्रृंखला गिलिगन आइलैंड के रेटेड संस्करण के लिए एक पिच। फिल्मों में परिवर्तन 1999-2004 कॉफमैन पहली बार स्पाइक जोन्स द्वारा निर्देशित बीइंग जॉन मैल्कोविच के लेखक के रूप में मुख्यधारा के नोटिस में आए, अपने प्रयास के लिए अकादमी पुरस्कार नामांकन अर्जित किया और बाफ्टा जीता। उन्होंने 1994 में स्पेक पर स्क्रिप्ट लिखी, इसे कई कंपनियों और स्टूडियो को भेजा, लेकिन सभी ने इसे ठुकरा दिया। अंततः स्क्रिप्ट फ्रांसिस फोर्ड कोपोला के पास पहुंची, जिन्होंने इसे अपने तत्कालीन दामाद जोन्स को दिया, जो फिल्म का निर्देशन करने के लिए सहमत हुए। 17 बीइंग जॉन मैल्कोविच की सफलता के बाद कॉफमैन की एक और पटकथा का निर्माण किया गया, ह्यूमन नेचर, जिसे मिशेल गोंड्री द्वारा निर्देशित और कॉफमैन और जोन्स द्वारा निर्मित किया गया था। कॉफमैन और जोन्स अनुकूलन के पटकथा लेखक और निर्देशक के रूप में फिर से एक साथ आए, जिससे उन्हें एक और अकादमी पुरस्कार नामांकन और उनका दूसरा बाफ्टा मिला। अनुकूलन में कॉफमैन और उनके काल्पनिक भाई डोनाल्ड का एक काल्पनिक संस्करण दिखाया गया, जिसे कॉफमैन के साथ फिल्म के लेखक के रूप में श्रेय दिया जाता है। कॉफमैन को यह विचार सुज़न ऑर्लियन की पुस्तक द ऑर्किड थीफ को फिल्म में रूपांतरित करने का प्रयास करते समय आया। लेखक के अवरोध से जूझते हुए कॉफमैन ने पटकथा को अनुकूलित करने में अपने संघर्षों के अति रंजित वर्णन में पटकथा को बदल दिया। 18 कॉफमैन ने द डेटिंग गेम जैसे लोकप्रिय गेम शो के निर्माता और द गोंग शो के होस्ट चक बैरिस की अनधिकृत आत्मकथा पर आधारित एक बायोपिक कन्फेशन ऑफ ए डेंजरस माइंड के लिए पटकथा लिखी। ये फिल्म बैरिस के CIA हिटमैन होने के दावे पर केंद्रित है। ये जॉर्ज क्लूनी की बतौर निर्देशक पहली फिल्म थी। कॉफमैन ने क्लूनी से परामर्श किए बिना स्क्रिप्ट में भारी बदलाव करने के लिए उनकी आलोचना की, इसके बजाय क्लूनी ने बैरिस से परामर्श किया।
कॉफमैन ने विलियम अर्नोल्ड के साथ एक साक्षात्कार में कहा, एक लेखक के लिए मान्य बात यह है कि वह एक स्क्रिप्ट देता है और फिर गायब हो जाता है। यह मेरे लिए नहीं है। मैं शुरू से अंत तक इसमें शामिल रहना चाहता हूं। और ये निर्देशक गोंड्री और जोन्स ये जानते हैं और इसका सम्मान करें। 2004 में रिलीज हुई इटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड निर्देशक मिशेल गोंड्री के साथ कॉफमैन की दूसरी जोड़ी थी। कॉफमैन ने गोंड्री और फ्रांसीसी कलाकार पियरे बिस्मथ के साथ मिलकर सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अपना पहला अकादमी पुरस्कार और फिल्म के लिए तीसरा बाफ्टा जीता। इस तिकड़ी को फिल्म की पटकथा के लिए प्रतिष्ठित पैन अमेरिकन सेंटर 2005 पुरस्कार भी मिला। 20 डेविड एडल्स्टीन ने स्लेट में फिल्म का वर्णन फिलिप के डिक द्वारा इनसाइड आउट किया गया भयानक सच के रूप में किया है, जिसमें सैमुअल बेकेट, क्रिस मार्कर, जॉन गुआरे हमारी आधुनिक खंडित चेतना के सबसे महान नाटककार हैं। लेकिन बुनाई है शुद्ध कॉफमैन। 21 निर्देशन की शुरुआत और करियर संघर्ष 2005-2014 कार्टर बर्वल के थिएटर ऑफ द न्यू ईयर एक डबल बिल साउंड प्ले में भाग लेने के लिए सहमत होने के बाद कॉफमैन ने ऑडियो प्ले होप लीव्स द थिएटर लिखा और निर्देशित किया, जबकि प्रोडक्शन में दूसरा नाटक सॉबोन्स द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया था। कोइन ब्रदर्स होप लीव्स द थिएटर एक मध्यम आयु वर्ग की महिला की कहानी है जो अपने जीवन और रिश्तों से असंतुष्ट है और नाटक के भीतर एक नाटक देखती है, और इसमें होप डेविस, पीटर डिंकलेज और मैरिल स्ट्रीप का प्रदर्शन शामिल है। 22 थिएटर ऑफ द न्यू ईयर की शुरुआत अप्रैल 2005 में ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में सेंट एन्स वेयरहाउस में हुई। 23 शेड्यूलिंग विवादों के कारण थिएटर ऑफ द न्यू ईयर की बाद की प्रस्तुतियों में कोएन्स का नाटक शामिल नहीं था। इसकी जगह एनोमालिसा को लाया गया, जिसे कॉफमैन ने छद्म नाम फ्रांसिस फ्रेगोली के तहत लिखा था। एनोमालिसा एक ऐसे व्यक्ति, डेविड थेवलिस, पर केंद्रित है जो दुनिया में हर किसी को एक ही व्यक्ति, टॉम नूनन, मानता है जब तक कि वो एक अपवाद, जेनिफर जेसन लेह, से नहीं मिलता। 24 कॉफमैन ने अपनी निर्देशन फिल्म की शुरुआत पोस्टमॉडर्न फिल्म सिनेकौचे, न्यूयॉर्क से की, जिसमें फिलिप सैमुर हॉफमैन के नेतृत्व में कलाकारों की टोली ने अभिनय किया था। 25 इसका प्रीमियर 2008 में कांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। फिल्म का विचार तब आया जब कॉफमैन और स्पाइक जोन्स से एक डरावनी फिल्म निर्देशित करने के लिए संपर्क किया गया। एक पारंपरिक हॉरर फिल्म बनाने के बजाय दोनों इस बात पर सहमत हुए कि यह फिल्म उन चीजों से संबंधित होगी जो उन्हें डरावनी लगती हैं, जैसे मृत्यु दर और जीवन की संक्षिप्तता। 26 जोन्स द्वारा वेयर द वाइल्ड थिंग्स आर का निर्देशन करने के लिए प्रोजेक्ट छोड़ने के बाद कॉफमैन ने फिल्म का निर्देशन करने का निर्णय लिया। फिल्म का प्रीमियर 2008 के कांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ, जहां इसने आलोचकों को विभाजित कर दिया। कुछ ने इसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कहा और अन्य ने इसे दिखावटी पाया। 27-28 अपनी रिलीज के बाद के वर्षों में यह 21वीं सदी की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की रैंकिंग वाली कई सूचियों में शामिल हुई है। 29-30 फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन के कारण कॉफमैन को ना स्क्रिप्ट के लिए धन जुटाना मुश्किल हो गया, जिनसे उन्होंने खुद को निर्देशक के रूप में जोड़ा है। 31 कॉफमैन को कार्यकारी शीर्षक फ्रैंक या फ्रांसिस के साथ एक फिल्म लिखने और निर्देशित करने की योजना थी। कथानक के बारे में कुछ विवरणों की पुष्टि की गई है, सिवाय इसके कि यह इंटरनेट क्रोध संस्कृति के बारे में एक संगीतमय कॉमेडी है और इसमें जैक ब्लैक, निकोलस केज, स्टीव कैरल, केविन कलाइन, कैथरीन कीनर, पॉल रूबेंस, जैकी वीवर और एलिजाबेथ बैंक्स ने अभिनय किया था। 32 जुलाई 2012 में ब्लैक ने कहा कि परियोजना के लिए फंडिंग में कमी आई है, क्योंकि स्टूडियो सिनेकौचे, न्यूयॉर्क की वित्तीय विफलता के बाद सफलता की संभावनाओं के बारे में अनिश्चित था। हालांकि परियोजना का भविष्य निश्चित नहीं है, कॉफमैन कहते हैं, यह अभी भी हो सकता है। हालांकि इसे फिर से आविष्कार करना होगा। हमारे पास पूरी कास्ट थी और हम प्री प्रोडक्शन में जा रहे थे, इसलिए मुझे लोगों को लाना होगा, वापस आएंगे और कौन जानता है कि उन्हें अब कोई दिलचस्पी होगी या नहीं। लेकिन इस समय हमारे पास कोई पैसा नहीं है, इसलिए ये दूसरी चिंता का विषय है। 31 जब फ्रैंक या फ्रांसिस के लिए फंडिंग कम हो गई तो टेलीविजन पर वापसी करने की कोशिश करते हुए कॉफमैन ने मई 2012 में एचबीओ को कैथरीन कीनर के साथ एक श्रृंखला बेची, लेकिन श्रृंखला स्क्रिप्टिंग चरण से आगे नहीं बढ़ पाई। 33 कॉफमैन ने 2014 में एफएक्स के लिए हाउ एंड वाई शीर्षक से एक पायलट का निर्देशन और लेखन भी किया था। कथानक को एक आदमी, जॉन हॉक्स द्वारा अभिनीत, के बारे में बताया गया था,
जो ये बता सकता है कि परमाणु रिएक्टर कैसे और क्यों काम करता है, लेकिन जीवन के बारे में अनभिज्ञ है। हॉक्स के साथ पायलट में माइकल सेरा, सैली हॉकिंस, कैथरीन कीनर और टॉम नूनन ने सह अभिनय किया। एफएक्स ने पायलट को नहीं लेने का फैसला किया। 34 अपने निर्देशन का काम पूरा करने के लिए संघर्ष करते हुए कॉफमैन ने भाड़े के लेखक के रूप में काम करना जारी रखा और कई अप्रकाशित पटकथाएं लिखीं। इनमें एक ऐसे ग्रह पर सेट किया गया व्यंग्य शामिल है जहां कभी भी रहने वाले सभी लोग रहते हैं, जिसका निर्देशन स्पाइक जोन्स ने किया है। बेन स्टिलर द्वारा निर्देशित जॉर्ज सॉन्डर्स की पुस्तक सिविल वॉर एंड इन बैड डिक्लाइन का रूपांतरण और आर्थर हर्जोग के उपन्यास IQ 83 का रूपांतरण, जिसमें स्टीव कैरल ने अभिनय किया है। 35-36 बाद में उन्होंने अपनी IQ 83 पटकथा को HBO के लिए एक सीमित श्रृंखला में विकसित करने का प्रयास किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 37 उन्होंने कुंग फू पांडा 2 और एड एस्ट्रा जैसी फिल्मों का बिना श्रेय के पुनर्लेखन भी किया। 35 अप्रैल 2012 में कॉफमैन को पैट्रिक नेस की कैओस वॉकिंग पुस्तक श्रृंखला को अनुकूलित करने के लिए काम पर रखा गया था, जिसका पहला मसौदा उन्होंने परियोजना छोड़ने से पहले लिखा था। अन्य लेखकों द्वारा कई बार पुनर्लेखन के बाद फिल्म को 2021 में बिना श्रेय दिए कॉफमैन के साथ रिलीज किया गया। 38 निरंतर फिल्म कार्य और पहला उपन्यास 2015 वर्तमान कॉफमैन, बाएं और ड्यूक जॉनसन 2015 में वेनिस फिल्म फेस्टिवल में एनोमालिसा के लिए ग्रैंड जूरी पुरस्कार स्वीकार करते हुए द डाना कार्वे शो के कॉफमैन के पूर्व सहयोगी डिनो स्टैमाटोपोलोस को कॉफमैन की एनोमालिसा प्ले स्क्रिप्ट को एक स्टॉप मोशन एनिमेटेड फिल्म में बदलने में रुचि हो गई। कॉफमैन की अनुमति से स्टैमाटोपोलोस ने फिल्म के वित्तपोषण के लिए क्राउडफंडिंग वेबसाइट किकस्टार्टर का रुख किया। किकस्टार्टर पेज अगस्त 2012 में स्थापित किया गया था और फंडिंग समाप्त होने तक $4,06,237 गिरवी रखे गए थे। 39.8 मिलियन का बजट फिल्म की निर्माण कंपनी स्टारबन्स इंडस्ट्रीज द्वारा वित्त पोषित किया गया था। 40 कॉफमैन ने डर ह्यूग जॉनसन के साथ फिल्म का सह निर्देशन किया, जिनके पास स्टॉप मोशन फिल्म निर्माण का पिछला अनुभव था, और नाटक निर्माण के मूल कलाकार अपनी भूमिकाओं को दोहराने के लिए लौट आए। 4 सितंबर 2015 को टेलुराइड फिल्म फेस्टिवल में इसका विश्व प्रीमियर हुआ। 41 इसे आलोचकों से सार्वभौमिक प्रशंसा मिली। 42 फिल्म ने वेनिस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड जूरी पुरस्कार जीता और सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, लेकिन सिनेकोचे की तरह इसने बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन किया। 43 2020 डबलिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कॉफमैन का पहला उपन्यास एंटकाइंड जुलाई 2020 में रिलीज हुआ था। कॉफमैन ने 2016 में कहा था कि उपन्यास इस तरह से लिखा जा रहा है कि इसे फिल्माया नहीं जा सकता है, और यह अपने आप में एक असंभव फिल्म के बारे में है। 44 एंटकाइंड में फिल्म समीक्षक बी रोसेनबर्ग ने 3 महीने लंबी स्टॉप मोशन एनिमेशन फिल्म को याद करने का प्रयास किया जो आग में नष्ट हो गई थी। फिल्म को अपने साथियों के सम्मान और प्रशंसा हासिल करने का आखिरी मौका मानते हुए बी एक बेतुकी यात्रा पर निकलता है जो एंटकाइंड के 706 पृष्ठों में कॉमेडी, फिल्म सिद्धांत, दर्शन और सामाजिक टिप्पणियों की खोज करता है। 45 जनवरी 2018 में ये घोषणा की गई थी कि कॉफमैन इयान रीड के 2016 के उपन्यास आई एम थिंकिंग ऑफ एंडिंग थिंग्स के रूपांतरण के लेखन और निर्देशन पर काम कर रहे थे। 46 दिसंबर 2018 में ये घोषणा की गई कि ब्री लार्सन और जेसी पेलेमेंस को मुख्य भूमिका में सह कलाकार के रूप में अनुबंधित किया गया है। फिल्म को एक महिला की पारिवारिक फार्म की यात्रा की कहानी के रूप में वर्णित किया गया था, जिसके कारण एक अप्रत्याशित चक्कर आता है और वो फंस जाती है, और स्पष्ट तनाव, मनोवैज्ञानिक कमजोरी और सरासर आतंक का एक विकृत मिश्रण होता है। 47-48 इस परियोजना का फिल्मांकन मार्च 2019 में शुरू हुआ, जिसमें जेसी बकले ने लार्सन की जगह ली और टोनी कोलेट और डेविड थेवलिस कलाकारों में शामिल हुए, और सकारात्मक समीक्षाओं के साथ सितंबर 2020 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया। 49-50 2023 में कॉफमैन ने अपनी पहली लघु फिल्म जैकल्स एंड फायरफ्लाइज का निर्देशन किया। ईवा एचडी की एक कविता पर आधारित, जो मुख्य किरदार भी निभाती है। फिल्म को सिनेमेटोग्राफर चेज इरविन द्वारा पूरी तरह से सैमसंग गैलेक्सी S22 स्मार्टफोन पर शूट किया गया था। 51 कॉफमैन ने रयान गोसलिंग की प्रोडक्शन कंपनी के लिए सपनों के बारे में एक स्क्रिप्ट लिखी है जिसमें गोसलिंग अभिनय कर सकते हैं, और यह उपन्यास द मेमोरी पुलिस का एक रूपांतरण है जिसे रीड मोरानो निर्देशित करेंगे।
52। विषय वस्तु और प्रभाव। कॉफमैन की कृतियां आध्यात्मिक या परामनोवैज्ञानिक ढांचे के माध्यम से पहचान, संकट, मृत्यु दर और जीवन के अर्थ जैसे सार्वभौमिक विषयों का पता लगाती हैं। जबकि उनका काम लेबल का विरोध करता है, इसे कभी कभी अतियथार्थवादी के रूप में वर्णित किया जाता है। 53। वो मेटाफिक्शन को एक साहित्यिक उपकरण के रूप में उपयोग करता है और कभी कभी अपने काम में अपने जीवन के बारे में काल्पनिक तथ्यों को शामिल करता है, विशेष रूप से अनुकूलन, होप लीव्स द थिएटर और एंटकाइंड। लिंग पहचान भी उनके काम में एक आवर्ती विषय है। 54। कॉफमैन के शुरुआती काम में बंदरों की पुनरावृत्ति होती है। बीइंग जॉन मेल्कोविच में लोटे के पास एलिजा नाम का एक पालतू चिंपांजी है। मानव प्रकृति में पफ को एक वानर के रूप में पाला गया था। कन्फेशंस ऑफ ए डेंजरस माइंड में पेनी एक वानर के बारे में सपने देखती है और अनुकूलन में मूल ड्यूस एक्स मशीना एक दलदल वानर था। 55। कॉफमैन ने अपने पसंदीदा या प्रभावशाली लेखकों और निर्देशकों में से कुछ का नाम फ्रांज काफ्का, 33 सैमुअल बेकेट, 56 यूजीन इयोनेस्को, स्टैनिस्लाव लेम, 57 फ्लैनरी ओ कॉनर, 58 शर्ली जैक्सन, 58 फिलिप के डिक, 59 पैट्रिसिया हाईस्मिथ, 59 स्टीफन डिक्सन, 59 डेविड लिंच, 33 लार्स वॉन ट्रायर, 33 रॉय एंडरसन, 33 वुडी एलन, 60 और कोएन भाई बंधु। 61 उन्होंने टॉम नूनन की व्हाट हैपेंड वाज का भी अपने पसंदीदा के रूप में उल्लेख किया है। 62। व्यक्तिगत जीवन। 2020 तक कॉफमैन मैनहट्टन में रहते हैं। 63 1998 से कैलिफोर्निया के पासाडिना में रह रहे हैं। 64 16 उन्होंने डेनिस मोनागन से शादी की है। 65 जिनसे उनकी एक बेटी अन्ना है। 63 66 इके बरिनहोल्ट्स, जन्म 18 फरवरी 1977, एक अमेरिकी अभिनेता और हास्य अभिनेता हैं। उन्हें कॉमेडी श्रृंखला मैड टीवी 2002, 2007, ईस्टबाउंड एंड डाउन 2012, द मिंडी प्रोजेक्ट 2012-2017, ब्लेस द हट्स 2019-2021, द आफ्टर पार्टी 2022 में उनकी अभिनीत भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। और विश्व का इतिहास भाग 2 2023। फरवरी 2023 में उन्होंने सेलिब्रिटी जॉपार्डी का पहला प्राइम टाइम सीजन जीता। चैरिटी के लिए 1000 अमेरिकी डॉलर जीतना। उनकी फिल्मों में डिजास्टर मूवी 2008, नेबर्स 2014, सिस्टर्स 2015, नेबर्स 2, सोरोरिटी राइजिंग 2016, सुसाइड स्क्वाड 2016, स्नैच्ड 2017, ब्लॉकर्स 2018, लेट नाइट 2019 शामिल हैं। द हंट 2020 और द अनबियरेबल वेट ऑफ मैसिव टैलेंट 2022। उन्होंने एक्शन कॉमेडी फिल्म सेंट्रल इंटेलिजेंस 2016 का सह लेखन किया और कॉमेडी फिल्म द ओथ 2018 का निर्देशन, लेखन, निर्माण और अभिनय किया। प्रारंभिक जीवन, परिवार और शिक्षा। बरिनहोल्ट्स शिकागो के लेकव्यू पड़ोस में पले बढ़े। 2 पेगी और एलन बरिनहोल्ट्स के बेटे, एक वकील और अभिनेता। उनके भाई जॉन बरिनहोल्ट्स भी एक अभिनेता हैं। 3 बरिनहोल्ट्स ने अपने माता पिता को उत्कृष्ट हास्यबोध वाले उदारवादी व्यक्ति के रूप में वर्णित किया है और कहा है कि उनका पालन पोषण बहुत मजेदार घर में हुआ था। 4 बरिनहोल्ट्स यहूदी हैं। 5 उन्होंने हाई स्कूल के लिए बर्नार्ड ज़ेल अंशे एमेट डे स्कूल और फिर लेटिन स्कूल ऑफ शिकागो में पढ़ाई की। कॉमेडी में करियर शुरू करने से पहले उन्होंने एक टेलीमार्केटिंग कंपनी और एक बसबॉय के रूप में काम किया। 6 बरिनहोल्ट्स ने बोस्टन विश्वविद्यालय में पढ़ाई की। कॉलेज छोड़ने के बाद उन्होंने अपना कॉमेडी करियर शुरू करने से पहले शिकागो ट्रांजिट अथॉरिटी के लिए काम किया। 2013 के एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि उन्होंने स्कूल छोड़ दिया क्योंकि उन्हें इससे नफरत थी और उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं था। 2012 में एक फोन साक्षात्कार में बरिनहोल्ट्स ने कहा कि वह द विक थिएटर में एक कॉमेडी शो में भाग लेने के बाद कॉमेडी में अपना करियर बनाने के लिए प्रेरित हुए। इसके बाद उन्होंने द सेकंड सिटी, इम्प्रो, ओलंपिक और एनॉन्स थिएटर में कॉमेडी कक्षाएं ली। 6 उन्होंने राजनेता बनने की योजना बनाई थी। 4 लेकिन इसके बजाय उन्होंने अभिनेता बनने के लिए लॉस एंजल्स जाने का फैसला किया। करियर। पहले फेस्ट 2013 में बरिनहोल्ट्स ने जॉर्डन पील, जोश मेयर्स और निकोल पाकर के साथ प्रसिद्ध कॉमेडी मंडली बूम शिकागो के साथ एम्स्टर्डम में 2 साल बिताए। बरिनहोल्ट्स ने इम्प्रोव मंडली बूम शिकागो की 10वीं वर्षगांठ के दौरान
वर्स्ट ऑफ बूम नाइट की मेजबानी की, जहां उन्होंने पिछले शो की सबसे खराब सामग्री का प्रदर्शन किया। 2009 में उन्होंने मैट टीवी के पूर्व कलाकार जॉर्डन पील के साथ शिकागो इम्प्रोव फेस्टिवल में प्रदर्शन किया। 2012 में बरिनहोल्ट्स ने अपने भाई जॉन के साथ एक अन्य शिकागो इम्प्रोव फेस्टिवल कार्यक्रम में प्रदर्शन किया। 8. वो द लिंडबर्ग बेबीज के संस्थापक सदस्य हैं, जो डेल क्लोज द्वारा निर्देशित एक कामचलाउ समूह है, जिसने जॉन बेलुशी, बिल मरे, माइक मायर्स और क्रिस फार्ले के साथ काम किया है। 2012 में बारिनहोल्ट्स एचबीओ श्रृंखला ईस्टबाउंड एंड डाउन के तीसरे सीजन के कलाकारों में शामिल हुए। उन्होंने केनी पॉवर्स के रूसी प्रतिद्वंद्वी इवान डोइको की भूमिका निभाई। उन्होंने 2014 की कॉमेडी नेबर्स में सेठ रोजन के साथ अभिनय किया, साथ ही इसके 2016 के सीक्वल में भी। इसके अलावा 2016 में बारिनहोल्ट्स ने डीसी कॉमिक्स फिल्म सुसाइड स्क्वाड में जेल गार्ड ग्रिग्स की भूमिका निभाई। उन्होंने अक्सर हास्य अभिनेता डेव स्टैसन के साथ काम किया है, जिनके साथ उन्होंने हाई स्कूल में पढ़ाई की। उन्होंने स्पाइक पायलट का सह लेखन किया, जिसमें बारिनहोल्ट्स ने मेगा विनर 9 और 2016 की फिल्म सेंट्रल इंटेलिजेंस में भी अभिनय किया। 10. बारिनहोल्ट्स कॉमेडी श्रृंखला द मिंडी प्रोजेक्ट में नज मॉर्गन टूकर्स की नियमित भूमिका में दिखाई दिए। वो श्रृंखला के लेखक और कहानी संपादक भी थे। नेटफ्लिक्स ओरिजिनल फ्रेंड्स फ्रॉम कॉलेज में भी उनकी भूमिका है। 2022 में बारिनहोल्ट्स एप्पल टीवी जोड़ मिस्ट्री कॉमेडी सीरीज द आफ्टर पार्टी के मुख्य कलाकारों में थे। सेलिब्रिटी खतरे की 2022-2023 पुनरावृत्ति में एबीसी पर उन्होंने चैंपियनशिप जीतने के लिए पैटन ओसवाल्ट और विल व्हीटन को पछाड़ दिया। उन्होंने अपनी चैरिटी पैसिफिक क्लिनिक्स के लिए $10 लाख कमाए और 2024 टूर्नामेंट ऑफ चैंपियंस में स्थान प्राप्त किया। ऐसा करने वाले वे पहले सेलिब्रिटी जॉपार्डी प्रतियोगी थे। 11. MAD टीवी बारिनहोल्ट्स आधिकारिक तौर पर 2002 में 8वें सीजन के लिए एक विशेष कलाकार के रूप में मैट टीवी के कलाकारों में शामिल हुए। बाद में उन्हें अगले सीजन में रिपर्टरी परफॉर्मर का दर्जा दिया गया। बारिनहोल्ट्स अक्सर सैटरडे नाइट लाइव में माइक मायर्स, डाना कार्वे और जिमी फॉलनर, होरेशियो सांज जोड़ी के समान 8वें और 9वें सीजन के लिए विभिन्न स्केच में साथी कलाकार सदस्य जोश मेयर्स के साथ जोड़ी बनाते थे। बारिनहोल्ट्स ने बाद के सीजन में अपने कुछ रेखाचित्रों में साथी कलाकार बॉबी ली के साथ भी जोड़ी बनाई। उनके कुछ प्रसिद्ध पात्रों में एबरक्रॉम्बी और फिच मॉडल डच और कोच हाइन स्केच के प्रिंसिपल लैंकेनस्टीन शामिल थे। बारिनहोल्ट्स की सेलिब्रिटी छापों में एलेक्स ट्रेबेक, एंडी डिक, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, एश्टन कचर, बो बाइस, डैन कुक, फेलिसिटी हफमैन, फिदेल कास्त्रो, हॉवर्ड डीन, होवी लॉन्ग, केविन फेडलाइन, मार्क वाहलबर्ग, क्ले एकेन, मेट डैमन, निक लाची, निक शामिल थे। नोल्टे, पैट सजक, राल्फ नादर और राफेल पाल्मेर। 2007 में उन्होंने मैट टीवी के 13वें सीजन के लिए अपने अनुबंध को नवीनीकृत नहीं करने का निर्णय लिया। बारिनहोल्ट्स ने टिप्पणी की है कि वो बेचैन होने लगे थे और निर्णय कैसे लिए जा रहे थे, इस बारे में कुछ एमएडी टीवी मालिकों के साथ आमने सामने नहीं थे। 6. नेट फैक्सन, जन्म 11 अक्टूबर 1975, एक अमेरिकी अभिनेता, हास्य अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक हैं। हास्य फिल्मों और टीवी श्रृंखलाओं में लगातार उपस्थिति के कारण उन्होंने द डिसेंडेंट्स 2011 के सह लेखन के लिए सर्वश्रेष्ठ अनुकूलित पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार जीता और फॉक्स कॉमेडी श्रृंखला बेन एंड केट 2012-2013, एफएक्स कॉमेडी श्रृंखला मैरिड 2014-2015 और नेटफ्लिक्स वयस्क एनिमेटेड टेलीविजन श्रृंखला डिसेंचेंटमेंट 2018-2023 में अल्फो को आवाज दी। उन्होंने राइटिंग पार्टनर जिम रैश के साथ द वे बैक 2013 और डाउनहिल 2020 का सह लेखन और सह निर्देशन भी किया। 3. प्रारंभिक जीवन। फैक्सन के प्रारंभिक वर्ष मैनचेस्टर बाय द सी, मैसाचुसेट्स के समुद्र तटीय समुदाय में बीते, जहां उन्होंने ब्रुकवुड स्कूल में पढ़ाई की। बाद में उन्होंने प्लायमाउथ, न्यू हैम्पशायर के पास होल्डनेस स्कूल और फिर 1997 में हैमिल्टन कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। करियर। अभिनय। फैक्सन लॉस एंजल्स स्थित इम्प्रोवाइजेशनल और स्केच कॉमेडी मंडली द ग्राउंडलिंग्स के पूर्व छात्र हैं, जहां उन्होंने 2001 में प्रदर्शन करना शुरू किया था। 4. फैक्सन को ऑरेंज काउंटी 2002, वॉक हार्ड, द डेवी कॉक्स स्टोरी 2007, बैड टीचर 2011 और बियरफेस्ट
2006 सहित कई ब्रोकन लिजर्ड फिल्मों जैसी हास्य फिल्मों में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। उन्होंने डैरेन स्टार के अर्ध आत्मकथात्मक व्यंग्य ग्रोस पॉइंट में सह अभिनय किया और द क्लीवलैंड शो, जॉय, अप ऑल नाइट और रेनो 911 जैसी कई टेलीविजन श्रृंखलाओं में आवर्ती भूमिकाएं निभाईं। फैक्सन को प्रमुख हॉलिडे इन विज्ञापनों की एक श्रृंखला में दिखाया गया है जिसमें जो बक के साथ साथ ब्लॉकबस्टर का एक विज्ञापन भी शामिल है। हालांकि उन्हें 2012 तक कोई महत्वपूर्ण मुख्य भूमिका नहीं मिली जब उन्हें बेन और केट में बेन की भूमिका के लिए चुना गया, 5 जिसके लिए उन्हें कई सकारात्मक समीक्षाएं मिली। उद्धरण वांछित फैक्सन ने एफएक्स कॉमेडी श्रृंखला मैरिड में जूडी ग्रीर के साथ अभिनय किया जो 2 सीजन तक चली। लेखन एवं निर्देशन फैक्सन और राइटिंग पार्टनर जिम रैश, जिनसे उनकी मुलाकात द ग्राउंडलिंग्स में प्रदर्शन के दौरान हुई थी, ने जॉर्ज क्लूनी अभिनीत और अलेक्जेंडर पाइने द्वारा निर्देशित फिल्म द डिसेंडेंट्स के लिए पटकथा का सह लेखन किया। 26 फरवरी 2012 को द डिसेंडेंट्स की पटकथा ने ऑस्कर जीता, जिसमें फैक्सन, रैश और पाइने सभी को उनके प्रयासों के लिए ऑस्कर मिला। 6 इस जोड़ी ने द वे बैक 2013 के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत की, जो उनकी मूल पटकथा पर आधारित थी, और इसमें स्टीव कैरल, टोनी कोलेट और सैम रॉकवेल सहित अन्य ने अभिनय किया था। 7 फिल्म का प्रीमियर सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ, जहां फॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स ने इसे $10 मिलियन में हासिल किया। 8 और जुलाई में सकारात्मक समीक्षाओं के साथ इसे घरेलू स्तर पर रिलीज किया गया। व्यक्तिगत जीवन फैक्सन की शादी मेघन गैद से हुई है और उनके 3 बच्चे हैं, रूटी, ओटिस और बीट्राइस। एक ब्रिटिश अभिनेत्री, हास्य कलाकार और पटकथा लेखिका हैं। एक उन्हें एफएक्स हॉरर कॉमेडी श्रृंखला व्हाट वी डू इन द शैडोज 2019 वर्तमान में नाजा और चैनल 4 सिटकॉम स्टैथ लेट्स फ्लैट्स 2018-2021 में सोफी के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। 2022 में डेमेट्रियो ने अपने कॉमेडी पार्टनर एली वाइट के साथ बीबीसी स्केच शो एली एंड नतासिया में सह लेखन और अभिनय किया। शो को दूसरी श्रृंखला के लिए नवीनीकृत किया गया है। 3 प्रारंभिक जीवन नतासिया चार्लोट डेमेट्रियो का जन्म लंदन में हुआ था, जो एक अंग्रेज मां और ग्रीक साइप्रस पिता की बेटी थी। 4-5 उनका पालन पोषण उत्तरी लंदन में हुआ। 6-7 उनके छोटे भाई, जेमी डेमेट्रियो, एक हास्य अभिनेता और अभिनेता हैं जिनके साथ वह अक्सर सहयोग करती हैं। उन्होंने लीड्स विश्वविद्यालय में अभिनय का अध्ययन किया। 7 एक पेशेवर हास्य अभिनेता बनने से पहले, डेमेट्रियो ने एक मेकअप कलाकार के रूप में काम किया, विशेष रूप से बॉय बेटर नो के लिए संगीत वीडियो पर काम किया। 8 करियर डेमेट्रियो के पहले शो यू विल नेवर हैव ऑल ऑफ मी ने 2014 एडिनबर्ग फेस्टिवल फ्रिंज में स्कीनी डेब्यूटेंट पुरस्कार जीता। 9 वो स्केच कॉमेडी मंडली ऑस्टर आइज की लंबे समय से सदस्य थी। 10 और उन्होंने अन्ना एंड कैटी और द मिडनाइट बीस्ट के लिए लिखा है। डेमेट्रियो ने अपना टीवी डेब्यू 2013 में किया था। 11 2015 में वो बीबीसी 3 पर पीपल टाइम के कॉमेडी स्केच शो पायलट में एली वाइट के साथ, अपने भाई जेमी डेमेट्रियो के साथ, क्लाउडिया ओ डोहटी, लियाम विलियम्स, एलिस्टेयर रॉबर्ट्स और के साथ थीं। डार ना जॉनसन 12/9 2018 में उन्होंने चैनल 4 सिटकॉम स्टैथ लेट्स फ्लैट्स में अपने वास्तविक जीवन के भाई जेमी डेमेट्रियो के स्टैथ की बहन की भूमिका निभाई, जो एक परिवार द्वारा संचालित एस्टेट एजेंटों के बारे में है, जो उनके भाई द्वारा लिखा और बनाया गया था। 9-11 मई 2020 को कोविड-19 महामारी के कारण एक विशेष लॉकडाउन मिनी एपिसोड ऑनलाइन जारी किया गया था। 2020 बाफ्टा पुरस्कारों में स्टैथ लेट्स फ्लैट्स ने 3 पुरस्कार जीते, कॉमेडी में सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता, कॉमेडी के सर्वश्रेष्ठ लेखक और सर्वश्रेष्ठ स्क्रिप्ट। टेड कॉमेडी 2019 में डेमेट्रियो ने एली वाइट के साथ अत्यधिक प्रशंसित बीबीसी 3 कॉमेडी स्केच शो एली एंड नतासिया में भी अभिनय किया और लिखा, जो सामाजिक चिंता और आज के समाज में एक महिला होने से प्रेरित शो है। 9 मार्च 2020 में ये बताया गया कि बीबीसी ने 6 एपिसोड की श्रृंखला शुरू की थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई। 13 मार्च 2019 से डेमेट्रियो ने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित एफएक्स हॉरर कॉमेडी श्रृंखला व्हाट वी डू इन द शैडोज में एक ग्रीक रोमानी पिशाच नाजा के रूप में अभिनय किया है। 1-4-15 श्रृंखला जेमाइन क्लेमेंट और ताइका वेटिटी द्वारा बनाई गई थी, जो इसी नाम की उनकी 2014 की फिल्म पर आधारित थी।
16171819 मॉक्यूमेंट्री 3 पिशाचों, लासजला, नादजा और नंदोर का अनुसरण करती है जो स्टेटन द्वीप के एक घर में रहते हैं और एक ऊर्जा पिशाच के साथ आधुनिक न्यूयॉर्क शहर से निपटने की कोशिश कर रहे हैं, कॉलिन और नंदोर के मानव परिचित गिलमो। शो के सह कलाकार काइवन नोवाक, मैट बेरी, हार्वे गुइलिन और मार्क प्रोकश हैं। 10 एपिसोड का दूसरा सीजन अप्रैल 2020 में शुरू हुआ। 201921 18 मई 2020 से डेमेट्रियो और विक रीव्स ने नेटफ्लिक्स के अनस्क्रिप्टेड रियलिटी प्रतियोगिता शो द बिग फ्लावर फाइट की सह मेजबानी की। 8 भाग की श्रृंखला में 10 जोड़े प्रतियोगियों को नॉकआउट प्रतियोगिता में दिखाया गया है, जिसमें विशाल फूलों की स्थापना की गई है, जिसमें विजेता लंदन के रॉयल बोटनिक गार्डन केव में प्रदर्शित होने वाली स्थापना को डिजाइन करेगा। 2021 में डेमेट्रियो दिस टाइम विद एलन पार्ट्रिज की दूसरी श्रृंखला में नियमित था, जिसमें टिफ नाम के एक चुलबुले मेकअप कलाकार को चित्रित किया गया था। 23 व्यक्तिगत जीवन। डेमेट्रियो अपने कुत्तों के साथ उत्तरी लंदन में रहती है। उनके शौक में बागवानी शामिल है। अपर्णा नांचेरला, जन्म 22 अगस्त 1982, एक अमेरिकी स्टैंड अप कॉमेडियन, अभिनेत्री और लेखिका हैं। बोजैक हॉर्समैन और कॉर्पोरेट सहित टेलीविजन श्रृंखलाओं में उनकी बार बार भूमिकाएं रही हैं और उन्होंने लेट नाइट विद सेठ मेयर्स 1 और टोटली बाइस्ड विद डब्ल्यू कमाओ बेल के लिए लिखा है। नांचेरला ने 8 जुलाई 2016 को टाइग नोटारो के बैंड्स एंड बॉल रिकॉर्ड्स के माध्यम से अपना पहला कॉमेडी एल्बम जस्ट पुटिंग इट आउट देयर जारी किया। 2-3 प्रारंभिक जीवन। अपर्णा नांचेरला का जन्म वाशिंगटन, डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक भारतीय तेलुगु हिंदू परिवार में हुआ था। उनके माता-पिता 1970 के दशक में हैदराबाद, भारत से संयुक्त राज्य अमेरिका आ गए। 4 उनकी एक बड़ी बहन भावना है। 5 वो वाशिंगटन के बाहर पली बढ़ी और वर्जीनिया के फेयरफैक्स काउंटी में थॉमस जेफरसन हाई स्कूल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ी। 5 नांचेरला ने एमहर्स्ट, मैसाचुसेट्स में एमहर्स्ट कॉलेज में दाखिला लिया और मनोविज्ञान का अध्ययन किया। 4-6 करियर। कॉलेज से स्नातक होने के बाद वो वाशिंगटन, डीसी लौट आए, जहां उन्होंने अपना स्टैंड अप करियर शुरू किया। 2013 में शो के रद्द होने तक टोटली बाइस्ड के लिए लिखने के लिए नांचेरला लॉस एंजल्स चले गए, फिर न्यूयॉर्क शहर चले गए। 7 नांचेरला बाद में 2015 में लेट नाइट विद सेठ मेयर्स के लिए एक स्टाफ लेखक थे। 8 नांचेरला के क्रेडिट में कई वेब श्रृंखलाएं भी शामिल हैं, जिनमें जॉन अर्ली के साथ योर मैन थिंग और कॉमेडियन जो फायरस्टोन के साथ व्यंग्यात्मक सलाह श्रृंखला वुमनहुड में सह निर्मित और अभिनय किया गया है। 9-3 2019 में उन्हें लाफिंग मैटर्स में दिखाया गया था, जो फनी या डाई के सहयोग से सोल पेनकैक द्वारा बनाई गई 30 मिनट की यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री थी, जिसमें विभिन्न हास्य कलाकार मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा करते हैं। 10 उपस्थिति। लाइव एक्शन। नांचेरला कॉनन 11-4 और कॉमेडी सेंट्रल के द मेल्टडाउन विद जोना और कुमेल में दिखाई दिए हैं। वैरायटी ने उन्हें 2016 में देखने के लिए शीर्ष 10 कॉमिक्स की सूची में नामित किया है। 12 और न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि नांचेरला अपने विचित्र, भरोसेमंद और प्रभावशाली हास्य की मांग में एक कॉमिक बन गई है। 13 वो ब्लू वुमन ग्रुप की सह मेजबान भी हैं, जिसे डेली बीस्ट अवसाद के बारे में एक प्रफुल्लित करने वाला पॉडकास्ट कहता है। 14 2016 में कॉमेडी सेंट्रल ने घोषणा की कि नांचेरला नेटवर्क के लिए आधे घंटे का विशेष रिकॉर्ड करेगा। 15 2017 में उन्होंने मास्टर ऑफ नन के सीजन 2 में एक रेमन ब्लॉगर की भूमिका निभाई। 16 HBO श्रृंखला क्रैशिंग के पहले 2 सीजन में एक आवर्ती भूमिका निभाई। 17 जो 2017 से 2018 तक प्रसारित हुई और कॉमेडी में ग्रेस की भूमिका निभाई। सेंट्रल सीरीज कॉर्पोरेट 18 जो 2017 से 2020 तक प्रसारित हुई। मार्च 2018 में वह नेटफ्लिक्स श्रृंखला द स्टैंड-अप्स में दिखाई दी। 19-17 उन्होंने 2018 की फिल्म ए सिंपल फेवर में अपना फीचर डेब्यू भी किया। 17 2020 में वो नेटफ्लिक्स श्रृंखला स्पेस फोर्स में पेला भट्ट के रूप में दिखाई दी। 17 जनवरी 2024 को नांचेरला आफ्टर मिडनाइट विद टेलर टॉमलिसन के प्रीमियर एपिसोड में पैनलिस्ट प्रतियोगियों में से एक थे। स्वर अभिनय। 2017 में उन्होंने अल्पकालिक एनिमेटेड श्रृंखला जिंजर स्नैप्स में किशी को आवाज दी। 21 2017 से 2020 तक बोजैक हॉर्समैन के सीजन 4, 5 और 6 में नांचेरला ने बोजैक की कथित बेटी, लेकिन वास्तविक सौतेली बहन
हॉलीहॉक मैनहेम ग्यूरेरो रॉबिन्सन जिल्बस्क्लॉग हसन फोन्जेरेली मैक्वेक के रूप में एक आवर्ती आवाज की भूमिका निभाई थी। 22-23 उन्होंने 2018 से 2022 तक फैंसी नैन्सी, 24 में मिसेज सिंह को भी आवाज दी। सीजन 5 के स्टीवन यूनिवर्स एपिसोड लेग्स फ्रॉम हियर टू होमवर्ल्ड में, जो दिसंबर 2018 में प्रसारित हुआ, उन्होंने नेफ्राइट को आवाज दी, 25 सेंटीपीटल मदर का अपरिवर्तित रूप, और सीजन 5 एपिसोड टुगेदर अलोन में ज़ैड्स, 26 जो दिसंबर 2018 में भी प्रसारित हुआ। बॉब बर्गर सीजन 9 के एपिसोड यूएफओ नो यू डिड नॉट में, जो दिसंबर 2018 में प्रसारित हुआ, उसने सुस्मिता, 27 टीना की साइंस पार्टनर को आवाज दी। वो फास्ट टाइम कैप्सूल्स एट वेगस्टाफ स्कूल एपिसोड में सुस्मिता की आवाज देने के लिए लौटी। 2020 से 2022 तक उन्होंने डिज्नी जूनियर श्रृंखला मीरा, रॉयल डिटेक्टिव में आवर्ती चरित्र मीना को आवाज दी। 282930 जनवरी 2021 से उन्होंने फॉक्स एनिमेटेड श्रृंखला द ग्रेट नॉर्थ में मून टोबिन को आवाज दी है। 313233 अक्टूबर 2021 में उन्होंने द घोस्ट एंड मॉली मैगी में अतिथि चरित्र शीला को आवाज दी। 3435 2022 में नानचेरला ने वयस्क एनिमेटेड श्रृंखला फेव्यू में चेल्सी हिल को आवाज दी। 3637 उन्होंने श्रृंखला सेंट्रल पार्क के लिए अतिथि आवाज भी दी। 38 और समर कैंप आइलैंड में ओड जॉब्स और ओपी जैसे सहायक पात्रों को भी आवाज दी। 39 मार्च 2023 में उन्होंने किफ में मिस मोफले नामक लाइब्रेरियन को आवाज दी। उद्धरण वांछित वो फ्रॉग और टोड के एक एनिमेटेड रूपांतरण में एक चरित्र को आवाज देने के लिए भी निर्धारित है। 40 फिल्मोग्राफी पर्सनल लाइफ 1996 में गुजिनो ने अपने सहयोगी सेबेस्टियन गुतरेज के साथ एक रिश्ता शुरू किया। 111213 गुजिनो ने 2009 में कहा था कि उनकी शादी करने की कोई योजना नहीं है, शादी हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमें प्रेमी और प्रेमिका बनना पसंद है, इसमें कुछ सेक्सी और मजेदार है। हम बहुत खुश हैं के बारे में एक साथ रहने की हमारी इच्छा के अलावा हमें यहाँ कुछ भी नहीं रोक रहा है। 11 दोस्तों रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए तो मूवी की रिलीजिंग डेट 2 फरवरी 2024 थी। यूनाइटेड स्टेट में से भी रिलीज़ किया गया था और इंडिया के अंदर भी इसी तारीख को सेम डे से रिलीज़ किया गया था। साथ ही साथ इसकी लेंथ की 93 मिनट टोटल मूवी की लेंथ थी और तकरीबन 20 मिलियन एक तरह से नेटफ्लिक्स की फैमिली है उसने इसे पसंद किया है और लोगों द्वारा इसे बड़ा पसंद किया जा रहा है। तो इसकी सारी कुछ जानकारी, डिटेल एक्सप्लेनेशन सभी कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। तो आज की दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।